गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर जैनेंद्र कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, जैन कॉलेज धुरवा से हूँ। पिछले कई क्लासों में हम संप्रेषण के संबंध में चर्चा किए। आज हम देखेंगे कि संप्रेषण का प्रमुख माध्यम क्या क्या है। इस संदर्भ में पहले भी संक्षेप में कुछ चर्चाएं हुई हैं। यह विषय सेमेस्टर 3 के CC5 पेपर से संबंधित है। आज हम देखेंगे संप्रेषण के प्रमुख माध्यम। हमारे समाज में संप्रेषण के लिए दो तरह के माध्यम को व्यवहार में लाया जाता है। पहला है शाब्दिक माध्यम और दूसरा है गैर शाब्दिक माध्यम। शाब्दिक संप्रेषण माध्यम में एक संप्रेषक अपने संवाद को शब्दों में कहकर या लिखकर प्रापक या प्रेषित व्यक्ति के पास भेजता है। चूँकि यहाँ संप्रेषण का माध्यम कहा हुआ या लिखा हुआ शब्द रहता है, इसलिए इस प्रकार के संप्रेषण माध्यम को शाब्दिक संप्रेषण माध्यम के नाम से जाना जाता है। शाब्दिक संप्रेषण माध्यम को पुनः से 4 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। जैसे पहला मौखिक संप्रेषण माध्यम, दूसरा लिखित संप्रेषण माध्यम, तीसरा दृश्य संप्रेषण माध्यम और चौथा है श्राव्य दृश्य संप्रेषण माध्यम। गैर शाब्दिक संप्रेषण माध्यम में संप्रेषण का माध्यम शरीर भाव अथवा बॉडी लैंग्वेज होता है। इसके लिए संप्रेषण के इस माध्यम को गैर शाब्दिक संप्रेषण माध्यम के नाम से जाना जाता है। गैर शाब्दिक संप्रेषण माध्यम निम्नलिखित ढंग का हो सकता है, जैसे आनन अभिव्यक्ति अथवा फेशियल एक्सप्रेशन, दूसरा इशारा, तीसरा अंगों की गति, चौथा मुद्राएं, पांचवा आँख से संपर्क, छठवां सिर हिलाना, हाथ मिलाना और सातवां शारीरिक रूप एवं रंग। गैर शाब्दिक संप्रेषण में सूचनाओं का आदान प्रदान न बोलकर न लिखकर किया जाता है, वरन यहाँ संप्रेषण का माध्यम शारीरिक भाषा अथवा बॉडी लैंग्वेज होता है। शारीरिक भाषा के माध्यम से ही सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। अब यहाँ प्रत्येक प्रकार के संप्रेषण माध्यमों को हम विस्तार से चर्चा कर सकते हैं। जैसे मौखिक संप्रेषण माध्यम, यह संप्रेषण का सबसे आसान माध्यम है। केवल गैर साक्षर समाजों में ही नहीं अपितु साक्षर समाजों में भी सबसे अधिक इसी संप्रेषण माध्यम को व्यवहार में लाया जाता है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, यहाँ संप्रेषण का माध्यम वाणी बनती है। मुख्य रूप से उच्चारण करके शब्द प्रकट किया जाता है तथा उन्हीं मौखिक शब्दों से संप्रेषक प्रापक के पास सूचना भेजता है। मौखिक संप्रेषण के प्रमुख माध्यम निम्न तरीकों से होते हैं, जैसे मौखिक निमंत्रण, मौखिक सूचना, मौखिक आदेश, मौखिक खरीद बिक्री, मौखिक मेलजोल, मौखिक निर्णय, मौखिक सहमति, मौखिक इशारा, मौखिक लेन देन, शुभ कामनाएं, शोक संदेश आदि आदि, ये सभी संप्रेषण के माध्यम हैं। दूसरा है लिखित संप्रेषण माध्यम। लिखित संप्रेषण माध्यम में एक संप्रेषक लिखित सूचना द्वारा संप्रेषण करता है। लिखित संप्रेषण माध्यम साक्षर संप्रेषक एवं प्रापक से संबंधित होता है। इसमें संप्रेषक एक संप्रापक दोनों को पढ़ा लिखा होना
जरूरी होता है। लिखित संप्रेषण माध्यम निम्नलिखित हो सकते हैं, जैसे पत्र, डायरी, पत्रिका, उत्तर पुस्तिका, अखबार, फैसला, आदेश, मनी ऑर्डर, ईमेल, फैक्स, धर्म ग्रंथ आदि आदि। इसके प्रमुख लाभ भी हो सकते हैं, जैसे योजना निर्माण के लिए, विषय वस्तु का पुनरावलोकन के लिए, लिखी हुई सूचनाओं को दर्शन करके शीर्षक एवं निष्कर्ष देना आदि आदि। संप्रेषण के तीसरा प्रमुख माध्यम है संप्रेषण का दृश्य माध्यम। संप्रेषण के दृश्य माध्यम में एक संप्रेषक प्रापक के साथ शब्दों, चित्रों, सारणियों या इनके मिश्रण से करता है। यहाँ शब्दों, चित्रों या दोनों को प्रापक को दर्शाया जाता है। प्रापक उन शब्दों और चित्रों को देखकर सूचनाओं को ग्रहण करता है तथा जरूरी होने पर अपनी प्रतिक्रिया उसी के माध्यम से भेजता है। संप्रेषण के दृश्य माध्यम का उपयोग निम्नलिखित ढंग से हो सकता है, जैसे चित्र, रेखाचित्र, चित्रांकन, हस्ताक्षर, चार्ट, सारणी, मानचित्र, प्रारूप, स्लाइड आदि आदि। चौथा संप्रेषण का माध्यम है दृश्य श्राव्य संप्रेषण माध्यम। संप्रेषण के दृश्य श्राव्य माध्यम के अंतर्गत संप्रेषक आकाशवाणी, दूरदर्शन, सिनेमा एवं इंटरनेट की सहायता से प्रापक के पास सूचना भेजता है। आज वैश्वीकरण के युग में इसका प्रयोग बढ़ गया है। दृश्य श्राव्य संप्रेषण निम्नलिखित ढंग से हो सकता है, जैसे दूरदर्शन, मल्टीमीडिया, इंटरनेट, वीडियो, केबल, सिनेमा, इलेक्ट्रॉनिक प्रस्तुतिकरण, लैपटॉप के द्वारा प्रस्तुतिकरण, श्राव्य दृश्य प्रस्तुतिकरण आदि। ये चारों शाब्दिक संप्रेषण माध्यम के प्रमुख माध्यम थे, जिसमें से प्रमुख रूप से मौखिक तथा लिखित संप्रेषण माध्यम को विशेष महत्व दिया जाता है। अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाने वाले सवाल यह भी होते हैं कि मौखिक संप्रेषण माध्यम का लाभ क्या है एवं उसकी हानि क्या क्या हैं। इस संबंध में हम देखते हैं कि मौखिक संप्रेषण का क्या महत्व है। वाणी संप्रेषण के आरंभिक माध्यमों में से एक है। संप्रेषण के इस माध्यम का व्यवहार सभी प्रकार के समाजों में हो रहा है। हमारे धर्म ग्रंथों में श्रुति एवं स्मृति की परंपरा का उल्लेख है। रामायण में कहा गया है कि रामायण की कथा एक ही साथ शिव जी ने पार्वती जी को, काग जी के गरुड़ जी को एवं तुलसी जी ने लोगों को सुनाई। यहाँ शिव जी एवं तुलसीदास जी को रामायण कथा के संप्रेषक के रूप में दर्शाया गया। दूसरी ओर पार्वती जी, गरुड़ जी एवं लोगों को रामायण कथा के प्रापक के रूप में दर्शाया गया। महाभारत में श्री कृष्ण जी को विराट रूप में संप्रेषक एवं गीता के उपदेशों का संप्रेषक के रूप में प्रस्तुत किया गया। हमारे वेद भी आरंभ में श्रुति एवं स्मृति के रूप में प्रचलित थे। ऋषि मुनियों द्वारा उन्हें लिखित रूप बाद में दिया गया। हमारे धर्म ग्रंथ वेद, पुराण, महाभारत, रामायण, गीता इत्यादि मौखिक संप्रेषण से भरे हुए हैं। हमारे धर्म ग्रंथों एवं कथा सरिता में पशु पक्षियों को भी मानव संग संप्रेषण करते हुए दर्शाया गया है। हमारे समाज में दादा दादी एवं नाना नानी अपने पोता पोतियों एवं नाती नातियों के साथ कथा कहानियों, पहेली, बुझेलियों, मुहावरा, कहावतों के साथ संप्रेषण करते हुए मनोरंजन करते हैं। ग्राम समाज के चौपाल में विभिन्न तरह के विषयों पर लोग आपस में संवाद करते हैं, हंसी मजाक करते हुए आनंद लेते हैं। ग्राम समाज में सभी 16 संस्कारों के अवसर पर
पड़ोसियों एवं रिश्तेदारों को मौखिक रूप से आमंत्रित किया जाता है। सुख दुख की सूचना भी मौखिक रूप से दी जाती है। आज फ़ोन सेवा उपलब्ध हो जाने से लोग फ़ोन से मौखिक निमंत्रण एवं सुख दुख की सूचनाओं का आदान प्रदान कर लेते हैं। बड़े से बड़े संगठनों एवं संस्थाओं में भी मौखिक संप्रेषण अपना प्रमुख स्थान बनाए हुए है। लोग अपने नेता का भाषण सुनने के लिए लाखों की संख्या में एकत्रित होते हैं। सरकार द्वारा आवश्यक सूचनाओं को एवं समाचारों को मौखिक रूप से जनता तक पहुंचाया जाता है। आज हमारे समाज का स्वरूप लोक कृषक, उपनगरीय, नगरीय, महानगरीय आदि रह गई है। मौखिक संप्रेषण की जो प्रमुख हानियां हैं वह इस प्रकार है, जैसे मौखिक संप्रेषण हमेशा प्रभावशाली नहीं रहता। मौखिक संप्रेषण संप्रेषक एवं प्रापक की मनोवृत्ति पर निर्भर करता है। मौखिक संप्रेषण उपयुक्त लय, शब्द एवं आवाज़ पर निर्भर करता है। मौखिक संप्रेषण प्रतिक्रिया एवं जवाबी प्रतिक्रिया पर निर्भर करता है। सही शब्द, सही समय तथा सही व्यक्ति के चुनाव पर मौखिक संप्रेषण निर्भर करता है। मौखिक संप्रेषण क्या कहने पर नहीं, वरन कैसे कहने पर निर्भर करता है। मौखिक संप्रेषण बिल्कुल सुनने की क्रिया पर निर्भर करता है। मौखिक संप्रेषण बौद्धिक बोझ से मुक्त होता है। हालांकि मौखिक संप्रेषण को कम खर्चीला माना जाता है, लेकिन यह जरूरी नहीं है, क्योंकि इसमें आने जाने, ठहरने, मिलने का खर्च एवं फ़ोन का खर्च भी शामिल होता है। ये थे प्रमुख मौखिक संप्रेषण की हानियाँ। अब हम देखेंगे लिखित संप्रेषण के लाभ तथा हानियाँ। लिखित संप्रेषण का लाभ इस प्रकार से देखा जा सकता है, जैसे पहला, योजना निर्माण के लिए पर्याप्त अवसर संभव, विषय वस्तु का पुनर्अवलोकन संभव, लिखी हुई सूचना को दर्शाना संभव, बिंदुवार प्रस्तुतिकरण संभव होता है, शीर्षक एवं निष्कर्ष देना संभव होता है, लंबी अवधि तक पत्राचार संभव होता है। तथा लिखित संप्रेषण की हानियाँ, एक सूचना को लिखित रूप में देने में अधिक समय लगता है। दूसरा, लिखित सूचना का संप्रेषक के मनोविज्ञान से प्रभावित होना पड़ता है। प्रापक की प्रतिक्रिया प्राप्ति में देर होता है। प्रापक द्वारा जवाब ना दिया जाना, यह इसकी हानियाँ हैं। संप्रेषक की सीमा से प्रभावित होना भी इसकी हानियों के रूप में देखा जाता है। ये थे प्रमुख रूप से लिखित तथा मौखिक संप्रेषण की प्रमुख लाभ तथा उनकी हानियाँ। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।